Hello students, welcome to HVP classes. Students, in this video also we are continue with the third chapter and we will cover two important topic of the chapter: Roman bureaucracy of the late Roman Empire and late antiquity. The bureaucracy of the लेट रोमन एम्पायर मीन्स 4th सेंचुरी से लेकर 7th सेंचुरी के बीच का जो जो पार्ट है उसको लेट रोमन एम्पायर कहा गया है. राइट. सो ब्यूरोक्रेसी ऑफ द लेट, ब्यूरोक्रेसी किसे, ब्यूरो व्हाट डू यू मीन बाय द ब्यूरोक्रेसी? जो गवर्नमेंट हाई प्रोफाइल सर्विस लॉबी है उसको ब्यूरोक्रेसी कहा जाता है. So the bureaucracy of the late Roman Empire, both at a higher level और middle level, was affluent. वो हायर लेवल और मिडल लेवल दोनों ही लेवल्स पर बहुत ज़्यादा प्रॉस्पर लॉबी थी. राइट. एंड एज इट्स ड्रू मच ऑफ इट्स सैलरी इन गोल्ड, और वो ज़्यादातर जो अपनी सैलरी है वो गोल्ड में रिसीव करते थे. राइट. और यही कारण था कि वो बहुत ज़्यादा प्रॉस्पर, बहुत ज़्यादा वेल्दी लॉबी थी ब्यूरोक्रेट्स की. राइट. एंड इन्वेस्टेड इन बाइंग लैंड, और वो इस को इन्वेस्ट करते थे लैंड को बाई करने में. देयर वॉज करप्शन इन द एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज़्यादा करप्शन था. एट जुडिशरी लेवल एंड एट मिलिट्री सप्लाई, मिलिट्री सप्लाई में भी बहुत, जुडिशरी सिस्टम में बहुत ज़्यादा करप्शन था. जस्टिस के मामले में भी है, जो मनी वगैरह है जो उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती थी. और मिलिट्री सप्लाई जो कि लैंड लॉर्ड्स द्वारा मिलिट्री सप्लाई की जाती थी किंग को, और उस मिलिट्री सप्लाई में भी बहुत ज़्यादा करप्शन था. द एक्सटोर्शन बाय हायर ब्यूरोक्रेसी एंड द प्रोविंशियल गवर्नर्स वॉज कॉमन. और हायर जो ब्यूरोक्रेसी थी, जो ब्यूरोक्रेट्स थे, उनके द्वारा एक्सटोर्शन किया जाता था. एक्सटोर्शन मीन्स ज़बरदस्ती वसूली, जो हफ्ता वसूली जिसको हम कह सकते हैं, वो की जाती थी. और इसमें इन्वॉल्व थे प्रोविंशियल गवर्नर्स. जो प्रोविंशियल गवर्नर है उनका इसमें इन्वॉल्व होना कॉमन था रोमन एम्पायर में. बट द गवर्नमेंट इंटरवेंड रिपीटेडली टू स्टॉप दिस फॉर्म ऑफ करप्शन. लेकिन इस तरह के करप्शन को स्टॉप करने के लिए गवर्नमेंट है जो वो लगातार बार बार है जो इंटरवेन करती रहती थी. राइट. एंड लॉज वर मेड टू पुट एन एंड टू द करप्शन, और लॉज वगैरह बनाए जाते थे इस करप्शन को खत्म करने के लिए. एंड हिस्टोरियंस एंड अदर मेंबर्स ऑफ इंटेलिजेंसिया denounced such practices. Right. And historians and other members of intelligentsia इस तरह की प्रैक्टिसेस को है जो वो उजागर करते रहते थे. करप्शन से रिलेटेड उसकी है जो एक तरह से निंदा करते रहते थे. डिनाउंस्ड, निंदा करना. राइट. क्रिटिसाइज करना, वी कैन से. हिस्टोरियन एंड अदर मेंबर ऑफ इंटेलिजेंसिया क्रिटिसाइज्ड सच टाइप ऑफ प्रैक्टिसेस, and basically they were in favor to made the laws to end the corruption को ख़त्म करने के लिए है जो कुछ तरह के जो laws हैं those should be made by the government. The Roman emperor were not free to do anything as they liked. और इवन देन जो रोमन एम्परर है वो भी फ्री नहीं था कि वो जो चाहे वो कर ले. उस चीज़ के लिए रोमन एम्परर भी फ्री नहीं था. बाय द 4th सेंचुरी द ट्रेडिशन ऑफ रोमन लॉ एक्टेड एज ए ब्रेक. 4th सेंचुरी के अंदर जो रोमन लॉ ट्रेडिशंस है उसने एक रोमन लॉ ने है जो एक्टेड एज ए ब्रेक, एक ब्रेक के तौर पर है जो वर्क करना शुरू किया. एंड वॉज एक्टिवली यूज्ड टू प्रोटेक्ट द सिविल राइट, और उस लॉ को है जो एक्टिवली यूज किया गया सिविल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, सिविल राइट्स को सेव करने के लिए. राइट. बिकॉज ऑफ दीज लॉज पावरफुल बिशप्स कुड डील विद पावरफुल एम्परर्स, और इन लॉज की वजह से जो पावरफुल बिशप्स हैं वो पावरफुल एम्परर के साथ जो डील करते थे व्हेन दे वर एक्सट्रीमली हैस ऑन सिविलियन पॉपुलेशन. जब वो सिविलियन पॉपुलेशन जो आम नागरिक हैं उनको बहुत ज़्यादा परेशान करते थे. राइट.
कई बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं यूरोप के अंदर या रोमन एम्पायर के अंडर में भी, और उसके बाद जो भी है जो एक तरह से एम्परर हुए, बहुत सारे एम्पायर बाद में बन गए थे अलग अलग कंट्रीज़ के में भी है जो डिवाइड हो गया था पूरा रोमन एम्पायर, राइट। आज जितना जो यूरोप है, ज़्यादातर जो यूरोप है वो रोमन एम्पायर के अंडर में था, और आज अलग अलग कंट्रीज़ हैं। सो उनमें बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल मिल जाते हैं कि एम्परर और पावरफुल बिशप्स और पावरफुल एम्परर दोनों ने मिलकर है जो पॉपुलेशन है उसको एक्सप्लॉइट किया, राइट, उसको हरैश किया, राइट। कई बार अगर आपस में अगर किंग, और ये भी एग्जाम्पल है कि एम्परर और पावरफुल जो बिशप्स हैं उनके बीच आपस में कोई कंट्रोवर्सी हो गई, और उसको लेकर बहुत ज़्यादा चर्च और जो एम्परर है उसके बीच काफ़ी एक तरह से अलगाव आ जाता था, राइट। लेट एंटिक्विटी। Late antiquity is a term used to describe the final fascinating period. लेट एंटिक्विटी एक वर्ड है, वैसे प्राचीनता, एंटिक्विटी का मतलब होता प्राचीनता, पुरातन, राइट। लेट एंटिक्विटी इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द फाइनल फैसिनेटिंग पीरियड। एक पीरियड को है जो डिस्क्राइब करने के लिए ये टर्म यूज की गई है, राइट। वो पीरियड क्या था? पीरियड इन द इवोल्यूशन एंड ब्रेकअप ऑफ द रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर के विकास का और उसके ब्रेकअप का जो पीरियड है उसको लेट एंटिक्विटी का नाम दिया गया है, एंड रेफर्स फ्रॉम 4th to 7th सेंचुरी। इसको ये जो लेट एंटिक्विटी है इसकी जो टाइमिंग रही है वो 4th सेंचुरी से लेकर 7th सेंचुरी के बीच, इसको लेट रोमन एम्पायर के तौर पर भी कहा जाता है। The period saw considerable changes in cultural, economic and administrative levels. और इस पीरियड के दौरान बहुत सारे कल्चरल चेंजेस, इकोनॉमिक चेंजेस और एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस हुए। दिस पीरियड बिकेम द विटनेस ऑफ द कल्चरल चेंजेस, इकोनॉमिक चेंजेस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस। सो चेंजेस इफेक्टेड बाय द एम्परर डायोक्लेशियन इन एडमिनिस्ट्रेशन में जो एम्परर हैं डायोक्लेशियन, रोमन एम्पायर के एम्परर थे, उन्होंने क्या क्या चेंजेस किए, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस इस पीरियड में, लेट एंटिक्विटी के पीरियड में है जो डायोक्लेशियन हु वाज द एम्परर ऑफ रोम, राइट, इंट्रोड्यूस्ड सम इफेक्टिव चेंजेस इन द एडमिनिस्ट्रेशन. The Emperor Diocletian abandoned territories with little strategic and economic importance. Emperor Diocletian abandoned, उसने है जो छोड़ दिया, abandoned लीव कर दिया. Emperor Diocletian leave the territories with little importance. जो लिटल इम्पोर्टेंस की टेरिटरीज थी, चाहे वो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस हो या फिर स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस रहा हो, राइट, उस स्ट्रेटजिक और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के लिहाज से जो टेरिटरीज बहुत कम इम्पोर्टेंस रखती थी उनको डायोक्लेशियन ने छोड़ दिया. ही फोर्टिफाइड द फ्रंटियर्स, उसने बाउंड्रीज को फोर्टिफाइड किया, चार दीवारी नहीं करवा देते हैं जैसे हम जो कोई है जो प्लॉट वगैरह लेते हैं तो उसकी बाउंड्री करवा देते हैं, उस तरीके से डायोक्लेशियन ने अपने जो स्टेट है उसको फोर्टिफाइड किया, उसकी जो बाउंड्रीज हैं उनको फोर्टिफाइड किया. एंड रिकॉग्नाइज द प्रोविंशियल बाउंड्रीज, और जो प्रोविंशियल बाउंड्रीज हैं, जो प्रांतों की बाउंड्री हैं, उनको भी रिकॉग्नाइज किया. एंड सेपरेटेड सिविलियन फ्रॉम द मिलिट्री फंक्शंस, और सिविलियन को मिलिट्री फंक्शन से अलग किया. पहले क्या था, जो मिलिट्री फंक्शंस हैं और सिविलियन फंक्शंस हैं वो एक ही जगह से डील होते थे. बाद में है जो इनको जो सिविलियन मैटर्स हैं और मिलिट्री मैटर्स हैं, मिलिट्री फंक्शंस हैं, उनको सेपरेट किया. ही ग्रांटेड ग्रेटर ऑटोनॉमी टू मिलिट्री कमांडर्स, और उसने मिलिट्री कमांडर्स को बहुत ज़्यादा ऑटोनॉमी दे दी थी, बहुत ज़्यादा स्वायत्तता दे दी थी, बहुत ज़्यादा पावर दे दी थी डिसीजन मेकिंग की. किनको? मिलिट्री कमांडर्स को. हु बिकेम पावरफुल, जो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए थे बाद में, राइट. कैस्टेंटाइन कंसोलिडेटेड, कैस्टेंटाइन जो कि डायोक्लेशियन के बाद रोम के एम्परर बने कैस्टेंटाइन, ही कंसोलिडेटेड सम ऑफ दीज चेंजेस, इनमें से कुछ चेंजेस को
कैस्टेंटाइन ने और ज़्यादा मजबूत किया एंड एडिड अदर ऑफ हिज ऑन, और कुछ अपने चेंजेस भी उसने इनके अंदर ऐड किए। ये थे डायोक्लेशियन रूलर्स, राइट। ये इनके फेस बना हुआ है वहाँ यूरोप के अंदर एक है जो ये म्यूजियम है जिसमें इनका ये फेस लगा हुआ है डायोक्लेशियन का। इनोवेशंस ऑफ कैस्टेंटाइन। अब कैस्टेंटाइन ने क्या किस तरह के इनोवेशंस किए? हमने पहले डायोक्लेशियंस के चेंजेस पढ़े, डायोक्लेशियन ने क्या क्या चेंजेस किए, क्या क्या इंप्रूवमेंट किए एडमिनिस्ट्रेशन में। अब है जो हम कैस्टेंटाइन ने क्या इनोवेशंस किए, राइट। हिज चीफ इनोवेशन वर इन द मॉनेटरी सफरे। उसका जो मेन इंपॉर्टेंट जो इनोवेशन था वो था मॉनेटरी सफरे में। वेयर ही इंट्रोड्यूस्ड ए न्यू डिनोमिनेशन, जहां उसने एक न्यू जो मॉनेटरी सिस्टम है उसको इंट्रोड्यूस किया। न्यू जो कॉइन्स है, नया जो एक तरह से कह सकते हैं कि जो एक्सचेंज में यूज किया जाता था जो मीन्स, वो इंट्रोड्यूस किया, राइट। मीन ए न्यू कॉइन जो इंट्रोड्यूस किया गया उसका नाम था सोलिडस। ए क्वाइन ऑफ 4.5 ग्राम ऑफ प्योर गोल्ड, जो 4.5 ग्राम का होता था, बिल्कुल प्योर गोल्ड का होता था। ही फाउंडेड ए सेकेंड कैपिटल एट कैस्टेंटिनोपल, और दूसरा जो उसने इनोवेशन किया वो था सेकेंड कैपिटल इस्टेब्लिश करना। सेकेंड कैपिटल है जो उसने फाउंड की थी वो थी कैस्टेंटिनोपल, जो कि आज तुर्की के अंदर है। मॉडर्न जो इस्तांबुल है उसको है जो कैस्टेंटिनोपल बोला जाता था, हिंदी में इसको कुस्तुनतुनिया बोला जाता था। एंड प्रीवियसली कॉल्ड द बाइजेंटियम, और इसको है जो इससे पहले जो बाइजेंटियम भी बोला जाता था। ही डिसाइडेड टू मेक क्रिश्चियनिटी एज द ऑफिशियल रिलीजन ऑफ द एम्पायर, और he decided to make the Christianity as the official religion of the empire। उसने क्रिश्चियनिटी को एम्पायर का ऑफिशियल रिलीजन बनाने का निर्णय लिया था, राइट। सो these were the innovations which done by the Constantine। Now changes in economic life में क्या क्या चेंजेस किए गए थे? The late antiquity period witnessed considerable changes in economic life। लेट एंटिक्विटी पीरियड, ये जो लेट एंटिक्विटी का पीरियड था मीन्स 4th सेंचुरी से लेकर 7th सेंचुरी के बीच का जो पीरियड था, इट वॉज कंसिडरेबल चेंज, इट इज विटनेस्ड द कंसिडरेबल चेंजेस। इसमें बहुत सारे कंसिडरेबल चेंजेस हुए इन इकोनॉमिक लाइफ में। जैसे मॉनेटरी स्टेबिलिटी भी इसी पीरियड में हुई। एंड एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन स्टिमुलेटेड इकोनॉमिक ग्रोथ, और पॉपुलेशन भी है जो इसी पीरियड में पॉपुलेशन का बढ़ना भी ये पीरियड है जो गवाह बना पॉपुलेशन के बढ़ने का विद द इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ। मींस पॉपुलेशन भी इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ बढ़ रही थी। एंड आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड शोज इन्वेस्टमेंट इन रूरल इस्टेब्लिशमेंट, और जो आर्कियोलॉजिकल जो रिकॉर्ड्स हैं वो ये शो करते हैं कि रूरल एरियाज़ के अंदर जो रूरल इस्टेब्लिशमेंट है वहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया जाता था। इंक्लूडिंग किस रूप में किया जाता था? इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन, राइट। इंडस्ट्रीज हैं जो उनका इंस्टॉलेशन किया जाता था, लाइक ऑयल प्रेसेस एंड ग्लास फैक्ट्रीज, एंड इन न्यूअर टेक्नोलॉजीज सच एज स्क्रू प्रेस एंड मल्टी वाटर मिल्स। जो स्क्रू प्रेस है वो इस्टेब्लिश नई टेक्नोलॉजी के तौर पर इस्टेब्लिश की जाती थी। और मल्टी वाटर मिल्स जैसे हमारे यहाँ पर है जो मल्टीपर्पज़ जो प्रोजेक्ट्स हैं, तो उसी तरह है जो रोमन एम्पायर के अंदर मल्टीपल जो वाटर मिल्स हैं, वो बहुत ज़्यादा जो वाटर मिल्स हैं जो कई इरिगेशन के पर्पज़ से भी यूज़ होते हैं और दूसरे पर्पज़ से भी है जो वो यूज़ किए गए। द पीरियड ऑल्सो सा ए रिवाइवल
ऑफ द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड। और इसी पीरियड में है जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड है वो भी है जो रिवाइवल हुआ, वो भी एक बार दोबारा है जो प्रचलन में आया। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड दोबारा स्टार्ट हुआ इस पीरियड में। ऑल दिस लेड टू स्ट्रॉन्ग अर्बन प्रॉस्पेरिटी, और ये सब जुड़ा हुआ था स्ट्रॉन्ग अर्बन प्रॉस्पेरिटी से, मजबूत जो अर्बन वेल्थ है उससे जुड़ा हुआ था। सो चेंजेस इन द रिलीजियस लाइफ, अब रिलीजियस लाइफ में चेंजेस देख लेते हैं। देयर वर सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द रिलीजियस लाइफ। फोर्थ लेट एंटिक्विटी में मीन्स 4th सेंचुरी से लेकर 7th सेंचुरी में है जो रिलीजियस जो लाइफ है उसमें भी बहुत सारे चेंजेस हुए। एम्परर कैस्टेंटाइन डिक्लेयर्ड क्रिश्चियनिटी, ऑलरेडी वी हैव स्टडीड दैट एम्परर कैस्टेंटाइन डिक्लेयर्ड क्रिश्चियनिटी एज ऑफिशियल रिलीजन ऑफ द रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर को उन्होंने जो एक तरह से जो कैस्टेंटाइन है उन्होंने क्रिश्चियनिटी को ऑफिशियल रिलीजन घोषित कर दिया था। एंड इन सेवन सेंचुरी वॉज एसोसिएटेड विद द राइज ऑफ इस्लाम, और 7th सेंचुरी है जो वो इस्लाम के राइज से जुड़ी हुई है। 7th सेंचुरी से ही है जो इस्लाम है जो प्रचलन में आया था, राइट। द ट्रेडिशनल रिलीजियस कल्चर ऑफ द क्लासिकल वर्ल्ड, जो ट्रेडिशनल रिलीजियस कल्चर है जो हमारा क्लासिकल वर्ल्ड रहा है उसका बोथ ग्रीको एंड रोमन हैड बीन पॉलीथियस्ट, वो पॉलीथिस्ट थे, मीन्स बहुदेवतावाद से कई देवताओं में देवी देवताओं में विश्वास रखने वाले लोग थे। एंड अदर रिलीजन्स इन द एम्पायर वर जुडाइज्म एंड इस्लाम। जुडाइज्म भी जो रिलीजन है, राइट, वो भी लगातार जो यहूदी कह सकते हैं उसको, जो धर्म था वो भी लगातार है जो चल रहा था साथ साथ में, और इस्लाम भी वहाँ है जो अपनी दस्तक दे चुका था, राइट। ड्यूरिंग द लेट एंटिक्विटी पीरियड द जनरल प्रॉस्पेरिटी वॉज स्पेशली मार्क्ड इन द ईस्ट। और लेट एंटिक्विटी का जो पीरियड था, जो 4th सेंचुरी से लेकर 7th सेंचुरी तक का जो पीरियड था, उसमें ईस्टर्न साइड में है जो प्रॉस्पेरिटी को स्पेशली मार्क किया गया। वो ईस्ट जो एरिया है, ईस्टर्न जो रोमन एम्पायर है, उसने है जो ज़्यादा प्रोग्रेस की, ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी वहाँ पर हुई। इन द ईस्टर्न रोमन एम्पायर पॉपुलेशन वॉज स्टिल एक्सपेंडिंग, और ईस्टर्न रोमन एम्पायर में पॉपुलेशन भी 6th सेंचुरी तक लगातार बढ़ती रही थी। Meanwhile, the Western Roman Empire had fallen to the Germanic tribes। और इसी बीच में तो वेस्टर्न रोमन एम्पायर है उसका फॉल शुरू हो गया था, फॉल ड्यू टू द अटैक्स ऑफ जर्मेनिक ट्राइब्स। जो जर्मेनिक ट्राइब्स थे उनकी वजह से, उनके लगातार इन्वेड करने से जो रोमन एम्पायर है, वेस्टर्न रोमन एम्पायर है, उसका फॉल स्टार्ट हो गया था। रिलीजन, दे बिलीव्ड इन पॉलीथिज्म, बहुत देववाद, एक से ज़्यादा देवताओं को मानने में है जो ये सब विश्वास रखते थे। जुपिटर, जूनो, मिनर्वा, मार्स वर देयर गॉड्स। जुपिटर, जूनो और मिनर्वा, मार्स, ये सब उनके गॉड्स थे। जैसे हमारे है जो लॉर्ड शिवा, विष्णु, राइट, ब्रह्मा, ये हमारे गॉड हैं, उसी तरह उनके गॉड जुपिटर, जूनो, मिनर्वा और मार्स होते थे, राइट। दे वर्शिप्ड दीज गॉड्स इन टेम्पल्स एंड श्राइन्स, ये टेम्पल्स में और श्राइन्स में इनकी पूजा करते थे। जुडिज्म ऑल्सो एग्जिस्टेड, जुडिज्म वॉज ऑल्सो देयर, राइट। द क्रिश्चियनाइजेशन ऑफ द एम्पायर इन द 4th and 5th century was a gradual and complex process। जो क्रिश्चियनाइजेशन हुआ, ऑलरेडी वी हैव स्टडीड दैट, जो डायोक्लेशियन है, डायोक्लेशियन ने थोड़ा बहुत क्रिश्चियनिटी की तरफ, और जो ये कैस्टेंटाइन है, कैस्टेंटाइन डिक्लेयर्ड द क्रिश्चियनिटी द ऑफिशियल रिलीजन ऑफ द एम्पायर, राइट। एंड 4th और 5th सेंचुरी में ये जो क्रिश्चियनाइजेशन हुआ ये बहुत ही ग्रेजुअल, धीरे धीरे हुआ, बट इट वॉज ए वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ये बहुत ही डिफ़िकल्ट, बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस रही थी। पावरफुल बिशप्स लीड द चर्च,
जो पावरफुल बिशप्स हैं वो है जो चर्च को लीड करते थे, और पावरफुल बिशप्स हैं जो एम्परर होते थे उनके डिसीजंस को भी इम्पैक्ट कर देते थे। बाद में है जो चर्च जो सिस्टम है वो इतना मजबूत बन गया था कि रूलर को भी जो उसके सामने या एम्परर को भी उसके सामने झुकना पड़ता था। ये जुपिटर है जो कि हमने पढ़ा अभी कि जुपिटर और जूनो मार्स ये उनके गॉड होते थे, राइट। और ये जूनो है, राइट। तो ये इनके गॉड थे। ये भी है जो आपको एक तरह से मुझे लगा कि आपको दिखाने चाहिए। सो आज की वीडियो में इतना ही है स्टूडेंट्स। यदि आपको है जो पूरा कंटेंट और अच्छे से समझ में आ गया है तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।